रामपुर गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नंदिनी अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। खेती से उसका अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। पूरा परिवार खेती में हाथ बटाता था। कृष्णा के पास दो जुड़वा बैल थे। एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम मोती था। दोनों बैल बहुत ही सुंदर, होशियार और चालाक भी थे। कृष्णा अपने बैलों से बहुत प्यार करता था और उन्हें सजाकर रखता था। आसपास के सभी गांवों में इन दोनों की खूब चर्चा थी। पड़ोस के गांव वालों ने ज्यादा कीमत लगाकर दोनों बैलों को कई बार खरीदना चाहा, लेकिन कृष्णा उन दोनों को कभी अपने से अलग नहीं करता था। नहीं भाई, मैं हीरा मोती को नहीं बेचूंगा। इनमें हमारे परिवार की जान बसती है और ये दोनों बैल हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। इन्हें बेचने का ख्याल तो मैं कभी अपने मन में भी नहीं ला सकता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सेठ इतना बात बोलकर कृष्णा के घर से बड़बड़ाते हुए गुस्से में जाने लगता है और जाते जाते रास्ते में सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत, जो मुझ जैसे इज्जतदार और अमीर व्यक्ति को ये बैल देने से गरीब हमें इनकार कर दिया। इसको तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि इसकी नानी याद आ जाएगी। यह उस दिन से हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि कब उसके दोनों बैल को उसके घर से ले जाएं। इधर गांव के ही व्यक्ति शुक्राम एक दिन कृष्णा के पास जाता है और बोलता है, अरे ओ भैया कृष्णा, जरा अपने दोनों बैलों को आज मुझे खेती करने के लिए दे दो। मुझे अपने खेतों में जुताई करनी है। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, पर मैं अपने बैलों को तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने बैलों से बहुत प्यार करता हूँ। उसे अपने नजर से दूर नहीं रख सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह चला जाता है, परंतु उसके मन में कृष्णा की बात खटक जाती है। इस तरह से सुखराम और सेठ दोनों मौके की तलाश करने लगते हैं। अरे ओ कृष्ण भैया, आज मेरी बहन की शादी है, आप सबको आना है। हाँ हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। वह अपने बैलों को घर में अच्छे से बांधकर शादी में अपने परिवार के साथ चला जाता है। उस शादी में सुखराम भी जाता है। कृष्णा को यहाँ देखकर वह मन ही मन सोचता है, अरे ये सभी लोग तो शादी में आए हैं। लगता है जिस मौके की हमें तलाश थी वह मौका आज मिल गया। आज इनकी और इनके बैलों की प्यार की ऐसी की तैसी करता हूँ। इतना बोलकर वह कृष्णा के घर से बैलों को चुराने के लिए निकल जाता है और बैलों को लेकर सेठ को अच्छी रकम में उसी रात बेच देता है। इस तरह से दोनों का बदला पूरा हो जाता है, परंतु सेठ और सुखराम को ये बात पता नहीं था कि ये दोनों बैल व्यक्ति को चेहरा देखकर पहचान जाते। अगली सुबह कृष्णा की पत्नी नंदिनी बैलों को चारा डालने जाती है, पर दोनों बैल वहां न देखकर चिल्लाती है और कृष्णा के पास आकर रोने लगती है और कहती है, हमारे दोनों बैल हीरा और मोती को कोई रात में ही चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हीरा और मोती को घर के अंदर ही बांधा था, कोई आवाज भी नहीं आई। पिताजी, आवाज कैसे सुनाई पड़ती? रात को हम लोग शादी में जो गए थे, चोरों ने शादी का फायदा उठाकर हमारे बैलों को चुरा लिया है। मुझे तो लगता है अपने ही गांव वालों में से किसी का काम है। पता नहीं किस हालत में होंगे हमारे दोनों बैल। अब क्या होगा जी, कुछ करिए आप ही। माँ, पिताजी, आप दोनों चिंता मत करो। हमारे हीरा मोती जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। वे दोनों बहुत समझदार हैं। मैं प्रधान जी को चोरी की बात बता कर आता हूँ, वही कुछ सलाह देंगे। कृष्णा प्रधान जी के घर की तरफ तेजी से जा रहा होता है। तभी रास्ते में रामू काका मिलते हैं। क्या बात है कृष्णा बेटा, सुबह सुबह इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? अरे काका, क्या बताऊं, मेरे दोनों बैलों को किसी ने रात में ही चोरी कर ली है। अरे राम राम, कैसा जमाना आ गया है, लोग पशु को भी चुराने लगे हैं। जरूर किसी परिचित का ही काम। कृष्णा प्रधान जी के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देता है। प्रधान जी कृष्णा की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और कृष्णा को हौसला देते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हीरा मोती जल्द ही वापस आ जाएंगे। हम उन दोनों को ऐसे ही नहीं खोने देंगे। प्रधान जी रघु से कहते हैं, रघु, गांव में सूचित कर दो कि हीरा और मोती की चोरी हो गई है, इसलिए सभी गांववासी को पीपल के पेड़ के नीचे सभा में बुलाया गया है। जी प्रधान जी, मैं सभी गांव वालों को अभी सूचित कर दे रहा हूँ। इधर सेठ के घर में हीरा और मोती अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को मुक्त कर दिया। हीरा ने पहले मोती की रस्सी काटी,
फिर मोती ने हीरा की रस्सी काटी। तभी उनको सेठ देख लेता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु हीरा मोती सेठ पर टूट पड़ते हैं। सेठ किसी तरह भाग निकलता है और इधर हीरा मोती भी मौका मिलते ही निकल पड़ते हैं। फिर क्या, सेठ डंडा लेकर उनको पकड़ने के लिए दौड़ा आता है। सेठ दौड़ते हुए कहता है, अरे तुम दोनों को इतने महंगे दामों में खरीद कर अपना बदला पूरा किया है और तुमको इतना आसानी से छोड़ देंगे? चलो आज तो मैं तुम दोनों को पकड़कर ही दम लूंगा। सेठ को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हीरा मोती की चोरी हो जाने के बाद गांव के प्रधान सभा बुलाई है। इधर पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गांव सभा में शामिल है। हीरा और मोती के चोरी हो जाने का गम सबको है। एक सुखराम ही है जो खुश है और हंस रहा है और मन में सोचता है और बोलता है, अब तो मेरा बदला पूरा हुआ। इसकी भनक किसी को नहीं और न ही हमारे खिलाफ कोई सबूत है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी प्रधान जी गांव वालों से कहते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि कल रात को कृष्णा के बैल हीरा मोती को कोई चुरा ले गया। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से किसी ने भी ये गलती की है तो कृपया निसंकोच हमारे सामने आए। हम उसकी गलती को क्षमा कर देंगे। सुखराम प्रधान की बात सुनकर हंसता है। मैं ये वादा करता हूँ कि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और यदि हमने खुद से चोर को पकड़ा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं 3 तक गिनूंगा। इधर हीरा और मोती तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। उनके गले में बंधी घंटी बज रही है और उनके पीछे सेठ डंडा लेकर दौड़ता हुआ आता है और इधर प्रधान जी गिनती गिनते हैं, 1 2 और 1 3। तभी वहाँ हीरा और मोती नंदिनी और कुसुम के पास आकर रुक जाते हैं। सुखराम ये देखकर घबरा जाता है। सभी गांव वाले बोलते हैं, हीरा मोती आ गए, ये तो कमाल हो गया। सब शांत हो जाइए, हीरा मोती आ गए हैं। अब चोर भी जल्द पकड़ा जाएगा। यदि वो इस समय पंचायत में बैठा है तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। हीरा मोती बताएंगे कि उन्हें कौन चुरा कर ले गया। हीरा मोती बताओ बताओ, किसने तुम्हें चुरा लिया था? हीरा बताओ, क्या वो चोर अभी पंचायत में है? सुखराम घबरा जाता है। हीरा और मोती सुखराम की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों बैलों को अपनी ओर आते देख सुखराम कृष्णा के पैरों में गिर जाता है। तभी सेठ भी वहां आ जाता है और कृष्णा से माफी मांगता है। भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो हमें। तुम दोनों को माफी नहीं दी जाएगी और तुम्हारी सजा ये है कि तुम दोनों का मुंह काला करके, तुम्हारे गले में जूतों की माला डालकर, सिर मुड़वाकर, गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए। सबको मंजूर है? हाँ हाँ हाँ, सबको मंजूर है। शाम को दोनों का मुंह काला करके गधे पर बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। बुरे काम का बुरा नतीजा।